हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी, जो कि आपका सीजी बोर्ड का आपका है ना। सीजी बोर्ड में आपका एसएसटी पढ़ते हैं आप लोग। अब उसमें एक पोर्शन है आपका हिस्ट्री का। हाँ जी, वही हिस्ट्री जिसे सुनकर लोग चक्कर खा जाते हैं। मैं इसको समझाने वाला हूं आपको बहुत ही आसान तरीके से। आज हम पहला पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहला का हमको यह जानना होगा कि यह इतिहास क्या है ना। आज देखो, अभी जो चल रहा है ना, अभी वो फुनसुक वांगडू हमारे वो धरने बैठे हुए हैं। क्या चीज चल रहा है वो आज हम देख रहे हैं उसको। कल हम अगर उसको बताएंगे कि अपने बच्चों को बताएंगे, तो क्या आप लोग के बच्चे जो भी जैसा भी है ना, क्या बताओगे आप लोग कि ऐसे हुआ था। हम लोग इसके साक्षी हैं। साक्षी मतलब हम लोग इसके गवाह हैं, हम लोगों ने ये देखा है ना। तो वो एक आपका वो क्या होगा, पुरानी घटनाओं को आपने अभी बताया। जो बताओगे वो घटनाएं क्या कहलाएंगी, आपका इतिहास कहलाएंगी। हाँ जी, इतिहास इतना ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और आज मैं आपको इतने अच्छे से बताने वाला हूं इस टॉपिक को, आपने आज तक इतना अच्छा एसएसटी तो नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एसएसटी का हिस्ट्री का आपका पहला टॉपिक जो है वो है वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध। तो देखते हैं, देखो वो लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर वन, चैप्टर नंबर आपका 7 होता है ये। क्या पढ़ेंगे देखते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने क्या फायदा मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और शुरुआत कब हुआ, प्रमुख घटनाएं और उसके इंपॉर्टेंट बैटल्स क्या था, युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइली क्या था। आसान भाषा में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका ये होने वाला है। ठीक है, आपने मुझसे मैथ्स और साइंस तो पढ़ा होगा, लेकिन एसएसटी कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एसएसटी। बहुत बहुत मजा आने वाला है आप लोग को आज पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करें। चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। अब सबसे पहला काम, अगर हम लोग बात करते हैं एसएसटी हम लोग को पढ़ना होता है, पहला चीज तो हिस्ट्री। क्या है ये हिस्ट्री, इतिहास क्या है। जैसा मैंने बताया आपको, जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं, जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से बताना, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना, यही हमारा कहलाता है इतिहास, या यही कहलाता है हिस्ट्री। ये सब जो आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी हिस्ट्री के हमारे किरदार हैं। चाहे वो बापू जी हो, चाहे बाबा जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो, चाहे आपके वल्लभ भाई पटेल जी हो, है ना, सब ज्योतिबा फूले जी हैं। आप बहुत सारे इनमें दिखेंगे आपको। तो मैं इसको शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री का मतलब है पास्ट में हुई इंपॉर्टेंट घटनाओं, इवेंट्स का सिस्टमेटिक स्टडी। हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट हैपेंड एंड हाउ दोज इवेंट शेप्ड आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लिखा हुआ है क्या क्या है, ये सब हिस्ट्री कहलाता है। क्या क्या, वर्ल्ड वॉर हुआ था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। आप लोगों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है, आप लोगों में रशियन रिवॉल्यूशन है ना, रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, समझे। चलो चलो तो बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों है, हिस्ट्री पढ़ते क्यों है। अपने कल्चर हेरिटेज के बारे में जानने के लिए, पास्ट में जो मिस्टेक्स हो रखी हैं आपकी, जो आपने भूतकाल में जो काम कर रखा है, आप उन्हें सीखते जाते हैं लगातार ना, कि हमने ये गलतियां की थी, अब इसको नहीं करना है, अब ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगली बार हम आप संभल के चलोगे। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पहले वो क्राउलिंग करता है, तो क्राउलिंग करता है तो क्या होता है, वो कई बार गिरता है ना, गिरने के बाद संभलता है। तो यही है, हम जो भूतकाल में जो घटनाएं हमारे हो चुकी हैं, जो क्रियाकर्म हो चुके हैं, जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से हमको सीखने को मिलता है। और उन्हीं घटनाओं को सीखने के लिए हम लोग को हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। इसमें यही लिखा हुआ है। अब वर्ल्ड वॉर वन ही क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके खास चीजें क्या है। देखो, अभी तक जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन कब चालू हुआ आपका, 1914 से 1918 तक चला है ये।
इससे पहले मुगल्स यहाँ पे शासन करते थे, तो मुगल जब शासन यहाँ पे करते थे तो उस समय जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो स्वॉर्ड से, तलवार तलवार भाला, है ना, इन सबसे लड़ाइयां लड़ी जाती थी। और जब इससे लड़ाई लड़ी जाती थी तो नुकसान भी कम होता था। हालांकि नुकसान तो होगा, कोई से भी लड़ाई हो, लड़ाई का नुकसान होता ही होता है ना। तो उसके बाद फिर क्या होते चला गया, अब होते चला गया, अब टेक्नोलॉजी बढ़ती चलेगी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पढ़ते ना, वो इंग्लिश में पढ़ते हो आप लोग, विज्ञान के चमत्कार और उसके नुकसान पैसे पढ़ते हो ना कुछ, है ना, होता है ऐसा टॉपिक आप लोग के इंग्लिश में, आप लोग ऐसे लिखते हो इसका। तो आपका साइंस जितना एडवांस करेगा, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा और उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। दोनों ही चीजें होती हैं। तो ऐसे ही लड़ाइयां पहले लड़ी जाती थी, मुगल के पीरियड में लड़ाई लड़ी जाती थी कैसे, ये सब लड़ते थे हम लोग नॉर्मल में। लेटर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड न्यू वेपन्स सच एज गन्स, कैनन्स, गन पाउडर वेर इंट्रोड्यूस्ड। दिस मेड बैटल्स मोर पावरफुल एंड डेंजरस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। वो क्या लिखा है, वॉरफेयर चेंज कंप्लीटली, कंट्रीज डेवलप। देखो सब जितना लिखा हुआ है ना, मैं आपको सारांश समझाता हूं। पहले जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, आप देखते रहो, मैं आपको बताता जाता हूं, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको पढ़ते बने। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, लड़ाइयां पहले लड़ी जाती थी तो नॉर्मल शॉर्ट से लड़ी जाती थी। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई, हम लोग 19वीं सेंचुरी जब पहुंचे और उसके आगे और बढ़े, हम लोगों ने लगातार, हमने क्या किया, हमने एडवांसमेंट की तरफ काम किया, हमने लगातार अपने वेपन्स को हमने स्ट्रॉन्ग करते चले गए। ठीक है, और जैसे जैसे वेपन्स बढ़ते चले गए, फिर क्या होते चला गया ये कि लड़ाइयां और भी डेंजरस होती चली गई। जैसे आज कोविड, कुछ लोग बोलते हैं, अब ये मैं तो नहीं कहता, लेकिन हाँ कुछ स्टडीज ऐसा कहता है कि ये कोविड भी एक टाइप से रचा हुआ प्लान था। अब ये क्या सच क्या झूठ, ये तो ऊपर वाला जाने और जो किया है वो जाने। हम तो एक नॉर्मल टीचर है, हमको इतना पता है कि हाँ ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और अगर ऐसा है तो सच में ये बहुत खतरनाक था, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या था, जब लड़ाइयां लड़ी जाने लगी कि लड़ाइयों के लिए रेलवेज का यूज हुआ, अंडर वाटर लड़ाई होती चली गई, आपका सबमरीन यूज हुआ, कैनन्स यूज हुआ, तोप का यूज हुआ, आपका रॉकेट लॉन्चर वगैरह बहुत सारी चीजें यूज होती चली गई। तो जैसा होते चला गया, क्या होते चला गया, लड़ाई बहुत ज्यादा डेंजरस होती चली गई। तो हम बात करते हैं आगे, और ये वॉर का क्या होते चला गया नुकसान। वॉर का नुकसान ये होता चला गया, जितनी ज्यादा वॉर होते चला गया उतना ही ज्यादा हमको नुकसान भी होता चला गया, है ना। लड़ाई किसी को फायदा नहीं देता है, चाहे वो एक घर की लड़ाई हो, चाहे बाहर की लड़ाई हो, लड़ाई कभी भी किसी को फायदा नहीं दिया, हमेशा नुकसान दिया है लड़ाई। चाहे वो आप और मैं लड़े, चाहे आप घर से लड़े, है ना। आजकल लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, आजकल लड़ाई लड़ी जाती है, मैं नहीं खाऊं, जा मत खाना। अभी चल रहा था ना वो मैं नहीं खाऊं वाला, है वो चल रहा है ना अभी, वो सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हुए हैं, है ना, नहीं खाओ। ये एक प्रकार की लड़ाई ये भी है, ये पीसफुल लड़ाई है। वो भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए, छात्रों के अधिकार को मांगने के लिए। हो सकता है सच और झूठ, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये इसके बारे में विश्लेषण करना होगा कि वाकई में सोनम वांगचुक का मांग सही है, गलत है, या उसके द्वारा दिया गया जो धरना है वो धरना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये तो वो जाने और सरकार जाने। हमको इस पचड़े पे नहीं पड़ना, हमको इस मैटर पे नहीं जाना, लेकिन हाँ जो हो रहा है हम इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना, जो हमको दिख रहा है। अब आगे पता चलेगा कि सच सच क्या झूठ क्या। चलो बात करते हैं कि ग्रुप कैसा कैसा बटा था। वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो कुछ देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी, ओटोमन एम्पायर, ये एक ग्रुप बन गया। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये थे। अब जब एक घटना घटा, ये ग्रुप बढ़ गया था, तो कितने लोग यहाँ पे मरे थे, कितने लोग का नुकसान हुआ था, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे, मरे कितने थे, जख्मी कितने लोग हुए थे, कितने लोग मिसिंग हुए थे, तो अगर आप देख पाओगे तो बहुत बड़ा नंबर है। रसिया का देखो कितना है, ये रसिया के लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,00,000 सैनिक यहाँ पे लड़े थे। इसका कितने, 17 लाख मर गए थे, 49 लाख जख्मी थे, 49,50,000, और कुछ मिसिंग कितने थे, लगभग 6 लाख लोग कुछ मिसिंग थे, सॉरी लगभग 11,52,800 लोग कुछ मिसिंग थे। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये इतना जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो पहली बार लड़ाई लड़ा गया था जिसमें इतना ज्यादा जनहानि हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं अब वर्ल्ड वॉर वन
लड़ा कब गया था। तो आप ये डेट नोट डाउन करेंगे। व्हेन वाज द वॉर वेज, अगस्त 1914 से नवंबर 1918, अगस्त 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर वन जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि इसे वर्ल्ड वॉर वन ही क्यों कहा गया। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने, वर्ल्ड वॉर वन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज, लगभग यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, लगभग सारे कॉन्टिनेंट इसमें शामिल हो गए थे। और एक ऐसा युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी देश, लगभग सभी हमारे कॉन्टिनेंट ये शामिल हो गए थे। और चूंकि ऐसा युद्ध, ऐसी लड़ाई कभी नहीं लड़ी गई थी, इसलिए इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर वन कहा जाता है ना। बहुत सारे लोग लड़े थे, लिखा हुआ है इसे विश्व युद्ध कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के कई देशों ने भाग लिया था। यह युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, समुद्री क्षेत्रों में भी लड़ा गया था। इसलिए इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था, और विश्व पर पड़ा था इसलिए इसका नाम विश्व युद्ध कहा गया। पहला लड़ाई जिसे पूरे विश्व में लड़ा गया, इसलिए कहा गया ये विश्व युद्ध कहा गया। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन कब कब हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो देखो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या था, देखो एग्जाम में लास्ट ईयर 2026, मतलब अभी जो चल रहा है, जो पेपर हुआ आपका, अभी सवाल आया था कि वर्ल्ड वॉर वन के होने के इमीडिएट रीजन क्या था। इमीडिएट रीजन क्या था ये पूछा गया है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इमीडिएट रीजन क्या था। और देखो मैं आपको इससे पहले बताऊं आपको एक चीज, कि कभी भी जो लड़ाई लड़ी जाती है वो इमीडिएट रीजन तो होता है लड़ाई को चिंगारी देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका पुराना बहुत पहले बहुत सारे कारण इसके होते रहते हैं, है ना। जैसे एक सिंपल समझो, इसको एक कहानी समझो, ठीक है। अब समझो क्या होता है, जैसे दो दोस्त लड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे, वे वे मारे कैसे मोला रे, तय कैसे मोला मारे, फिर क्या बोलेगा जने, तय मोला बे कैसे कहस बे, ऐसा होता है ना, तय मोला बे कैसे कहस बे, मैं तो लास्ट तक बे कहे का बे, कि तय मोला बे की दे बे, है ना। फिर क्या होगा, दोनों लड़ना चालू कर देंगे। एक्चुअल में ये रीजन था ही नहीं कि उसने रे बे बात किया, एक्चुअली रीजन था ही नहीं। इसके पहले पुरानी घटनाएं कुछ घटी होंगी जो दोनों को कहीं ना कहीं हर्ट की होंगी, जो दोनों को कहीं ना कहीं एक ये लड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। कुछ तो घटनाएं घटी होंगी जो वर्तमान में आकर क्या हुआ कि वर्तमान में उसने सिर्फ रे बे का बारे में बात किया, और रे बे से लड़ाई चालू हुआ, और फिर लड़ाई का रूप बढ़ जाता है, फिर पटक पटक कर दप पटक पटक के मारते एक दूसरे को, है ना, होता है। यही होता है। और इसका रीजन, तात्कालिक रीजन हम लोग जरूर बोलते हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, लेकिन इसके पहले बहुत सारे कारण चलते रहते हैं, है ना। समझ पाए आप लोग, समझ पाए, ठीक है। तो ऐसा ही वर्ल्ड वॉर वन के कई सारे रीजन रहे हैं। एक तात्कालिक कारण जो इमीडिएट इफेक्ट था, एकदम इंस्टेंट में जो घटनाएं घटी थी, वो क्या था, प्रिंस था, क्राउन प्रिंस था, कहां का, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्राउन प्रिंस था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आप पढ़ोगे आर्किड्यूक फ्रेंच फेर्नांडिस, ठीक है। ये क्राउन प्रिंस था ये, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, क्या नाम, सर नाम लिखें क्या, ये इसका नाम था क्या, आर्क फेर्नांडिस। ये था क्राउन प्रिंस था, कहां का प्रिंस था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था, जिसकी वाइफ का नाम क्या था, सोफी था। ये 28 जून 1914 को क्या किया गया, इनको मार दिया गया। इन लोग कहां गए थे, इन लोग गए थे सर्बिया के सारजेवो, जिसको प्रेजेंट में बोस्निया कहा जाता है, यहां बोस्निया कहा जाता है। यहां पर एक जो नेशनलिस्ट था जिसका नाम था क्या, गैवरीलो प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति था जो उसको मार दिया था। देखो मैं बता रहा हूं फिर से, जो लिखा है तो आपने तो पढ़ लिया होगा। क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्राउन प्रिंस था, समझे, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्राउन प्रिंस था, राजकुमार, वहां का राजा, राजा समझ लो, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा था। ये क्या किया, ये गया था कहां, सर्बिया गए थे इन लोग अपनी बीवी के साथ। चलो जी आज आते हैं हम लोग, आते हैं घूम के करके, है ना। तो ये गए थे इन लोग, अब वहां पे गए थे, अब वहां पे जब गए थे इन लोग, तो वहां पे जब सॉरी गए कहां थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा कहां गए थे, सर्बिया गए थे, ठीक।
सर्बिया जब गए थे तो सर्बिया में एक सारजेवो नाम का जगह है, ठीक है, सारजेवो नाम का जगह जिसको आज के डेट में जिसको बोस्निया कहा जाता है, यहां पे गए थे। यहां पे एक व्यक्ति था जो नेशनलिस्ट था, वहां का राष्ट्रीयता वाला आदमी था, ये गैवरिलो प्रिंसिप नाम का एक आदमी था, वो उनको तुक्का मार दिया, गोली मार दिया। गोली मार देने से अब बात बढ़ गया, ताकि इसे मारे फ्री वो राजा लड़े, ऐसे वाला चला इन लोग का। अब क्या हुआ, अब जब राजा मर गया, जैसे अगर कोई देश है, कोई देश अगर दूसरे देश गया हुआ है और वहां पे उसकी हत्या हो जाती है, तो क्या होगा, उस देश के ऊपर ब्लेम करेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी वाले ब्लेम किसको किए, सर्बिया को किए, कि यार तुम्हारे यहाँ हमारे राजा गए थे, राजा को तुमने मार दिया। उन लोगों ने ब्लेम किया, और क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी को एक अल्टीमेटम भेजा, स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम भेजा। वो अल्टीमेटम क्या किया था, वो कुछ डिमांड था उनका, स्ट्रिक्ट डिमांड था, सर्बिया को भेजे उन लोगों ने, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी क्या किए, ब्लेम किए सर्बिया वालों को, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी किसको भेजे, एक अल्टीमेटम भेजे, किसको, सर्बिया को भेजे। सर्बिया ने कुछ तो एक्सेप्ट किए, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिमांड बट रिजेक्टेड अ फ्यू, उसने कुछ डिमांड को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसके चलते देखो हत्या कब हुई, 28 जून 1914, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी बोला कि भैया अब मैं तुझ पर वार करता हूं, अब मैं तुझ पर लड़ाई चालू करता हूं। वार चालू कर दिए, है ना, वॉर फ्रंट पे आ गए। कौन, लड़ाई चालू कौन किया, ऑस्ट्रिया हंगरी। कहां किया, सर्बिया पे पहला अटैक किया। जब सर्बिया पे अटैक किया तो अब कुछ देश, अब होता है ना, एक मिनट को पानी पी लेता हूं मैं। जब लड़ाई होता है क्या होता है, लड़ाई हो गया, रुक भाई मैं फोन लगाता हूं, मैं अपन दोस्त लोग बुलाता हूं, दोस्त को बुलाना चालू कर देते हैं हम लोग। एग्जैक्टली उस समय फोन तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उस समय जो जर्मनी था, जर्मनी क्या बोला कि मैं ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी साइड विद ऑस्ट्रिया इंश्योरिंग द बैटल। और क्या था, रसिया किधर गया, ये सर्बिया की तरफ गया। समझना बात को, क्या होते चला गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कौन किया, जर्मनी किया। अब इसको बताऊंगा आपको मैप में कि क्यों सपोर्ट किया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सपोर्ट किया किसको, सॉरी, ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कौन किया, जर्मनी किया। रसिया वाला सपोर्ट किया किसको, सर्बिया को किया। ऐसा धीरे धीरे करते करते क्या होते चला गया, इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और भी सारे कंट्रीज जो है वो धीरे 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 करते करते क्या होता चला गया, वॉर में आते चले गए। और वॉर में जब आते चले गए, विद इन अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों बाद ही क्या हो गया, ये स्प्रेड हो गया, फैल गया पूरे यूरोप, और धीरे से पूरा क्या हो गया, पूरे कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये जो लड़ाई थी वो क्या हो गया, फैल गया। और पूरे विश्व में लड़ाई फैल गया, इसलिए इसको फिर क्या बन गया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये आपका इमीडिएट रीजन था, समझे क्या, ये आपका इमीडिएट रीजन था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को मार दिया था, सर्बिया वाले मारे थे। सर्बिया वाले ने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले बोले कि भैया तूने मेरा राजा मारा है, तो हम लोग तो तेरे पे बहुत बड़ा हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटम भेजे उन लोग। और अल्टीमेटम को कुछ माने कुछ नहीं माने, और कुछ नहीं माने तो क्या हुआ, बोल दे कि चल अब तक लड़ाई हम लोग करेंगे, है ना, सकबरे बोलो, सकबरे ऐसे बोलते, ठीक है, लड़ाई लड़ दी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो देखो, इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग ये करो, ये क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट ये आपको इसलिए समझना आसान होता है, ठीक है। क्या क्या होते चला गया, पहला क्या, एसिनेशन हुआ किसका, आर्केड्यूक का, 28 जून 1914 को हुआ। ऑस्ट्रिया क्या करेगा, ब्लेम करेगा सर्बिया पे कि तुम्हारे यहां राजा कहते मार दिए तुम लोग उसको बोल के। ऑस्ट्रिया क्या करेगा, वॉर डिक्लेयर करेगा सर्बिया पे 28 जुलाई 1914 पे, एक महीने बाद। फिर क्या करेगा, एलाइड कंट्रीज ज्वाइंट द वॉर, जो उसके सहयोगी देश थे वो क्या करेंगे, सहयोगी देश लड़ाई को बोलेंगे कि ठीक है अब हम लोग भी वॉर में शामिल होते हैं। फिर क्या किया गया, वॉर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एंड द वर्ल्ड, जो लड़ाई थी वो क्या होती चली गई, ये धीरे धीरे यूरोप में और पूरे विश्व में फैलती चली गई। इसी प्रकार पहले विश्व युद्ध का आगाज हुआ, पहले विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये है ना, आ रहा, आसान है, आसान भाषा में समझा रहा हूं आप लोग को, आप लोग दिक्कत ना ले, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो इमीडिएट रीजन था कि राजा रानी को मारे थे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था, लॉन्ग टर्म में क्या होता चला गया था, तो हम लोग देख पाते हैं लॉन्ग टर्म में क्या हुआ था। जो इसके अदर फैक्टर्स थे, ये क्या था, द चैलेंजिंग इकोनॉमिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्रीज।
क्या हुआ कि जो हर देश क्या चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ना कैसे चाहता, सब चैलेंजिंग था सबका जो इकोनॉमी था। उसके साथ जरूरी क्या था, ये सभी देश जो थे इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब उद्योगिता को, उद्योग को सब बढ़ा रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजिंग को बढ़ा रहे थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे थे, ठीक है। क्या था, कंपटीशन एमंग देम बिकम द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड, सब के सब मोस्ट पावरफुल नेशन बनना चाह रहे थे। फिर क्या था, इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन द ब्रिटेन, ब्रिटेन में पहले हो चुका था, इसीलिए ब्रिटेन की जो कॉलोनियां थी, ब्रिटेन की कॉलोनियां पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज के फैली थी, इंडिया भी उसकी एक कॉलोनी थी, है ना। आगे पढ़ेंगे हम इसमें कि इंडिया भी वॉर में शामिल हुआ था, है ना। हम लोग ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुए थे वॉर में कि ठीक है, हम लोग तो मजबूरी थी ना, क्या करते गए थे, ठीक है, ब्रिटेन पे। एंड बाय द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आते आते, अब देखो सुनो लड़ाई का शुरुआत कहां से होता चला जाएगा। जर्मनी वॉज स्ट्रीविंग टू बिकम ब्रिटेन इक्वल, जर्मनी चाहता था कि हम ब्रिटेन के इक्वल हो जाए। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रशिया ऑल्सो मेकिंग सिमिलर अटेम्प्ट्स, वो भी चाहते थे कि सब हम लोग बड़े हो जाएं। ये भी क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड मिनरल्स रिसोर्सेज लार्ज मार्केट एंड कॉलोनीज। अब समझो इस चीज को, अगर किसी देश को या किसी प्रदेश को आगे आना है तो क्या हो गया, तो उनको चाहिए इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होगा, उनको मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स मतलब खनिज संपदा चाहिए, और खनिज संपदा जहां होगी वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्री ज्यादा बनेगा, वहां पे क्या होगा, ज्यादा पैसा बनेगा, है ना, ठीक है, ज्यादा 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 पैसा बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। अब क्या होगा कि जितना इंडस्ट्री कैसे बनेगा, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, हमको मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स के लिए क्या चाहिए, ऐसा प्रदेश चाहिए या ऐसा देश चाहिए जिन देशों में खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी होंगी। आज शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो लगातार हमें खुदाई करते जा रहे हैं, हम लोग नए नए रूट्स बनाते जा रहे हैं, नए रेल लाइन बनाते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा, न्यूज में बहुत सारा चला हुआ था, ये कोरबा के पास हसदेव वाला जो जंगल के बारे में था, आपने सुना ही होगा कहानी। और क्या सुना होगा आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, सरगुजा वाले एरिया में भी माइनिंग चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ये बस्तर में हमने नया कॉरिडोर बनाया है, विशाखापट्टनम वाला कॉरिडोर बनाया है ना, वहां भी अब माइनिंग चालू होगी। हम लोग जानते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी है, सीएमडीसी है। अभी कुछ दिन पहले महासमुंद के पास में आप लोग को रेयर मटेरियल्स मिले हुए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का भी पता चला है, यहाँ यूरेनियम भी है। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ परिपक्व है अपने खनिज संपदा से। और आपको जान के यह हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसपे 100% टीन का उत्पादन हम सिर्फ छत्तीसगढ़ से लेते हैं। 100% कोई और नहीं करता। यहाँ बाल्को है, एल्यूमिनियम कंपनी है, यहाँ पे जिंदल है, यहाँ पे नलको है, यहाँ पे अडानी है, यहाँ पे बहुत सारे और कंपनीज हैं। तो जितनी मिनरल्स जहां पे होगा वो डेवलप करेगा। देखे होंगे आपने, बहुत सारे स्टेट अलग हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास मिनरल्स ज्यादा है। जहां मिनरल्स होगा वो ग्रोथ करेगा। दूसरे लोग यहां पर आके अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, हम अडिग हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हम लोग क्या बात किया कि जर्मनी क्या चाहता था, ब्रिटेन के इक्वल हो जाना। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली ये भी ऐसा चाहते थे। और क्या था, और चाहते थे क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड मिनरल्स रिसोर्सेज, जब बताया कि उनको मिनरल्स चाहिए थे। फिर क्या था, सुनो देखो इसको। अब क्या था, कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज टू गेन कंट्रोल ऑफ मिनरल रिच रीजन इन यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। सभी की सभी देश क्या चाहते थे, जहां जहां मिनरल्स होगा उन देशों पे अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो अंग्रेज यहां पे आए थे, अंग्रेज से पहले और भी लोग आए थे। यहां पे क्यों आए थे, इंडिया में क्यों आए थे? इंडिया में आने के पीछे इनका रीजन था, यहां संपदा से भरी पड़ी है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, आपने सुना होगा, 17 बार आक्रमण किए हैं, एक बार में नहीं, 17 बार आए हैं, लूट के ले गए हैं। उसके बाद भी हम इस लेवल पे हैं। यहाँ के मंदिरों में बहुत सारे खजाने अभी आज भी हैं, लोग मंदिरों को लूटते थे यहाँ पे, है ना। और 17 बार आक्रमण करने के बाद भी हमारे पास संपदाएं बची हुई है। पहले सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहां पर बहुत सारी खनिज संपदाएं थी, और इन्हीं खनिज संपदाओं के चक्कर में, इन्हीं खनिज संपदाओं के कारण आज हम इस लेवल पे हम अपने खड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें क्या,
इसमें आप क्या देखेंगे कि ओल्डर इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक ब्रिटेन हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर मेनी सच रीजन, जैसा कि यहाँ पे इंडिया पे भी कब्जा कर रखा था ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन पुरानी कंट्री थी, ब्रिटेन पुराना देश है। ये भारत पे आया और देखा कि यहाँ पे बहुत सारी संपदाएं हैं। आया तो सब खाली मसाला बेचने, मसाला खरीदने बेचने और कपास खरीदने बेचने आए थे, लेकिन क्या किए, धीरे धीरे हमारा ही मसाला बना दिए, है ना, हम मतलब भून के खा दे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर दिए थे। ठीक है, तो क्या था, द नेवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या था फिर, द न्यूअर इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज वांटेड टू कैप्चर दिस रीजन फ्रॉम ब्रिटेन एंड अदर वीकर कंट्रीज। हर देश हमेशा कमजोर देश पर ही आक्रमण करता है। अरे तुम लोग करते हो ना, बच्चे लोग को वो रहते चट से मार दोगे उसको, है ना, बच्चों को चट से मार दोगे। अब मारोगे तो क्या होगा, किसको सकोगे, सकाउल बोलते हैं ना, जब दो लोग लड़ते हैं क्या बोलते हैं, सकाऊ पाके मारा हंस बे, है ना, मारा भाई बला अपन फिर मार के दिखाबे, ऐसा बोलते हैं ना, सकाऊ पाके मारा था। तो ऐसा ही वहां भी होता है कि जो कमजोर देश होंगे, अक्सर कमजोर देश पर जो शक्तिशाली देश होगा वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा, राज करने का प्रयास करेगा और उस पर अटैक करेगा, लगातार अटैक करेगा। हम उस समय कमजोर थे और शायद आज कमजोर है नहीं है ये तो आप बताएंगे। आज भी अलग अलग देश हमें प्रयास करते थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ना हमारे पास कुछ अटैक होता है, ना कोई हमला करने की कोशिश करता है। अगर हमला करता है तो आंख दिखा के, अब भारत भी बोलता है, अब आंख दिखा भारत बोलता है अब हम भी तुमको मारेंगे। अभी हुआ था पाकिस्तान में, एक बम गिरा है, हमने अंदर घुस के उनको मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किए, बहुत सारी चीजें किए। अब भारत भी वो देश है जो आंख दिखाकर बोलता है आजा दम है तो लड़ लेंगे, है ना। पहले ये चीजें नहीं हो पाती थी, अब लगातार भारत भी पावरफुल होते जा रहा है। अब पहले हम डेवलपिंग कंट्री थे, हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम डेवलप्ड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार हमें ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ हमारे लीडरशिप में हो रहा है, हमारे पॉलिटिकल अप्रोच में हो रहा है, हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में हो रहा है, और लगातार इसमें ग्रोथ हम देखते लगातार जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। फिर क्या, जर्मनी क्या करता था, जर्मनी अटैक फ्रांस इन 1871 1871 एंड कैप्चर द मिनरल्स रिच। उसका जो एक रीजन था, एल्से लॉरेन करके एक रीजन था, उस रीजन पे वो कब्जा कर रखा था। जर्मनी चाहता था पहले से कि वो जर्मनी के पास, जब देखोगे ना पूरा मैप में तो जर्मनी के पास लगा हुआ है फ्रांस, जर्मनी फ्रांस लगा हुआ है, तो उसी के रीजन पे जो मिनरल्स वाला था वो अटैक करके अपने अपने अंडर पे ले लिया था, क्योंकि मिनरल्स ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, ज्यादा पावरफुल रहेगा। ठीक है, क्या था, ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज हेल्प टू लार्ज एक्सटेंट बाय इट्स ग्रोइंग नेवल पावर। जैसे ब्रिटेन ग्रो कर रहा था तो ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा पावर क्या था, उसके पास था समुद्री ताकत। मतलब वो देखे हो ना, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, ठीक है, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई देखे हो, उसमें क्या बोलता है वो सुल्तान मिर्जा, वो बोलता है ना मुंबई के 4 टुकड़े कर दिए, एक तुझे एक तुझे एक तुझे एक तुझे, और तू क्या रखेगा सुल्तान, तो बोलता है ना मैं समुद्र पे राज करेगा। तो बोलते समुद्र पे क्या होगा, तो बोलता है अक्खा समुद्र पे जो राज करेगा वही साला मुंबई पे राज करेगा, अपन इधर का सुल्तान बनेगा, ये सुल्तान बनेगा, ऐसा बोलता है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही था जिसने समुद्र पे कब्जा कर लिया उस समय, क्योंकि उस समय रास्ते, समुद्री रास्ते सबसे बड़े ज्यादा पास होते थे और ज्यादा कन्वीनियंट होता था, है ना। तो इससे क्या होता था कि अगर समुद्र पे जिसने कब्जा कर लिया उसका पूरा दुनिया है। और यही पावर के चक्कर में जर्मनी भी क्या होता था, जर्मनी भी लगातार अपने नेवल पावर को इंक्रीज करना चाहता था। एग्जैक्टली ब्रिटेन भी क्या कर रहा था, ब्रिटेन भी अपने नेवल पावर को और एक्सटेंड कर रहा था। फिर क्या था, द कंट्री रूल्ड द सीज, बताया अभी जो बोला मैंने आपको, द कंट्री रूल्ड द सीज सो इट वाज एबल टू एक्सपांड इट्स ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आल्सो एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर द इट्स कॉलोनी। बताया मैंने आपको, एक समुद्र पे जो राज किया। जर्मनी जानता था कि उसके पास क्या था, पहला चैलेंज जो क्या था, ब्रिटेन का जो मरीटाइम डोमिनियंस है, इस पे उसको जब सबसे पहले काम उसको प्रॉब्लम खड़े कर रहा था। फिर क्या था, इफ इट इज विश टू इंडस्ट्रियलाइज एंड एक्सपांड इट्स ट्रेड बट द कंट्री हैड ओनली वन हार्बर इन नॉर्थ सी तरफ एक ही उनका बंदरगाह था, है ना। इट नीडेड टू गेन एक्सेस टू द अटलांटिक ओशन, मतलब जो भी अटलांटिक ओशन, मेरिडियन सी, भूमध्य सागर, इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर और बोलते हैं सब चीजों को, टू इंश्योर फ्री पैसेज फॉर इट्स शिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जिसने समुद्र पर राज किया वही पूरा राज करेगा। अब इसको मैप में समझते हैं।
बहुत आसानी से। मैं आपको समझाने वाला हूं अब इसको, मैं आपको समझाने वाला इसको बहुत आसानी से। अब समझेंगे मैप में कि क्या हो रहा था, पूरी घटनाएं, घटनाक्रम क्या हो रहा था। चलो देखते हैं, आपको समझते हैं कहानी क्या था। देखो ये क्या है, ये आपका जर्मनी है, ये आपका क्या है, जर्मनी है। जर्मनी, ये देखो ऑस्ट्रिया हंगरी क्या किया था, इसके राजा कहां गए थे, सर्बिया गए थे। सर्बिया गए तो क्या हुआ, अटैक हुआ। अटैक हुआ तो क्या बोला, जर्मनी बोला कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करूंगा। रसिया किसको बोला, ये बोला कि मैं सर्बिया को सपोर्ट करूंगा, है ना। जर्मनी इसको सपोर्ट किया, ये इसको सपोर्ट किया। धीरे धीरे ये विरोध में था, ये किसको सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके कुछ हिस्से को, ये जो हिस्सा यहां पे जो बनता है, ये हिस्से को क्या कर लिया था, ये कब्जा कर रखा था, कौन, जर्मनी कब्जा कर रखा था। अब क्या था, जर्मनी के पास अगर सी के बारे में बात करें तो इसका मतलब सिर्फ एक बाल्टिक सी है और ये नॉर्थ सी है, ये वाला नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी ये वाला। तो अगर इधर उसको मार्केट करना है तो ये पूरा उसको घूम के ऐसा आना पड़ेगा, इसको ऐसा घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर होगा। यूके को क्या होगा, यूके पास से ऐसा आ सकता है ना। ठीक है, अब क्या था, जर्मनी का कहानी क्या था, अगर वो कैसे भी करके ये ऑस्ट्रिया हंगरी को अगर वो अपने कब्जे में लिया, अपने साथ में रखा, आगे देखोगे, आगे उसने वो किया था, अनुबंध किया था, आगे उन लोगों ने क्या किया था, दोस्ती किया था, ट्रीटी, क्या किया था, ट्रीटी किया था उनने। ठीक है, अब क्या था, जर्मनी ये और ये दोनों क्या किए थे, ये तीनों मिलके अपनी ट्रीटी किए थे। मेन कहानी जर्मनी का पावरफुल बनना था, मतलब अगर मेरे को पावर चाहिए तो किसी से क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा। तो बस ये दोस्ती के लिए क्या किया इन्होंने, ये इनसे दोस्ती किया ताकि ये समुद्र पे कब्जा इसका हो सके, मेरिडियन सी पे हो सके और इधर आपका बाकी भी हो सके, है ना। ये जर्मनी इससे भी दोस्ती करेगा, ऑटोमन वाले से दोस्ती करेगा, ऑटोमन एम्पायर से। ठीक है, तो ये सारी पूरी कहानी थी आपकी कि कैसा होता चला गया कि भैया जर्मनी को चाहिए था क्या, अपन को चाहिए पावर, और पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पावर चाहिए, पावर, पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर के लिए हर वो एक काम करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि करना पड़ता है ना, समझे ना कहानी। ठीक है, तो ऐसा ही पूरा कहानी था कि जर्मनी को पावर चाहिए था और पावर के लिए वो सब कुछ करने को रेडी था, सब कुछ करेगा डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे ही होता जर्मनी पावर के लिए, है ना। चलो समझ पाए इस चीज को, ठीक है, ठीक है, समझे, ठीक, चलो चलो चलो, आसान है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद क्या था, ये कॉम्प्लेक्स ट्रीटी साइन करेंगे थे। ट्रीटी का मतलब, ट्रीटी ट्रीटी ट्रीटी, इसको कलर बदल दें इसका, कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब होता है संधियां, संधि, अरे संधि मत समझना रे, संधि नहीं है, संधि है, संधि, है ना। संधि मतलब क्या होता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, मतलब दोस्त बन गए, आज आज से हम दोनों दोस्त हैं, है ना। ये सीक्रेट सीक्रेट ट्रीटी किए। वो तो पहले ऐसे वो रहता था ना, क्या बोलते हैं वो, हम लोग छत्तीसगढ़ में एक वो त्योहार आता है, भोजली त्योहार, उसमें ऐसे खोद देते हैं, आज लेता है मैं ज्ञान जी, हम ज्ञान ज्ञान है ना। फिर गिया मतलब क्या, दोस्त बन गया, फिर उसका घर हमारा घर, मतलब घर जैसा ट्रीट करते हैं, माँ बाप जैसे उनके माँ बाप अपने माँ बाप समझते हैं, उनके भाई बहन को अपने भाई बहन समझते हैं, गिया बदना होता है ना। पहले ये होता था, ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक परंपरा है, और कुछ दिन बाद आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा त्योहार है, तो ये भोजली का त्योहार, लोग अपने घरों में उपजाते हैं और उसको क्या करते हैं लोग, फिर धीरे से ठंडा करके आते हैं, दोस्ती का त्योहार। तो उस समय तो ऐसा होता था, लेकिन आज ये पहले क्या होता था कि इन लोग ट्रीटी कर देते। क्या ट्रीटी, देखो जैसे बताया मैंने आपको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये क्या बोले, इन लोगों ने क्या किया, कैम्प फोर्स इनटू 1882, मतलब पहले से संधि संधि कर रखे हुए थे। क्या था, 3 सिग्नेटरी कंट्रीज वाज अटैक्ड बाय फ्रांस और रशिया, द अदर 2 कंट्रीज वुड कम टू एड इन इंश्योरिंग द वॉर। मतलब अगर कोई फ्रांस, रशिया और दूसरे कंट्रीज अगर लड़ने आते हैं तो बाकी तीनों कंट्री को साथ देना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। देखना अभी कुछ गद्दारी भी होगा। उसी प्रकार क्या था, ट्रिपल एंटिटीज था, फ्रांस और रशिया वेयर अनईजी अबाउट जर्मनीज ग्रोइंग माइट एंड क्या बेलिग्रेंस एंड वेयर आल्सो वेरी ऑफ द ट्रिपल अलायंस, इन्हों भी बना रखा था। क्या था, एट द सेम टाइम ब्रिटेन वाज वरीड अबाउट जर्मनीज माउंटिंग naval strength, ठीक है। सो 3 countries entered into an agreement in 1907। क्या
द कंडीशन बीइंग दैट इफ एनी वन ऑफ देम वाज अटैक्ड बाय एनिमी कंट्री अदर टू वुड कम टू इट्स असिस्टेंस। मतलब कोई भी लड़ेगा, मुद्दे की बात क्या है, सब का सब लड़ने पे ही बात कर रहे थे। आगे पढ़ोगे कि लड़ाई क्यों करते थे इन लोग, ठीक है, तो सब ऐसा होता था। इसके अलावा क्या, देखो यहां पे अगर इस फोटो को देख पाओगे, ये फोटो साफ साफ जता रहा है। देखो लड़ाई कहां से हुआ था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये दोनों का कहानी था, ये दोनों का मैटर था। तय मोर मैटर में झन पड़े कर रहे, ऐसा वाला कहानी था। इन दोनों का मैटर था, लड़ाई इनके बीच में हुआ था, इनके राजा मरे थे। क्या हुआ, जर्मनी को पावर चाहिए था, तो जर्मनी क्या किया, सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया, ऑस्ट्रिया हंगरी सपोर्ट किया। तो जब इसको सपोर्ट किया तो रसिया वाला आ गया, तू कैसे मार रहा है रे उसको, ये आ गया। फिर धीरे धीरे पीछे पीछे कौन सा आ गया, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया कि मैं भी कोई मार नहीं सकता एक दूसरे को बोल के। तो ये फोटो यही दिखा रहा है, आपकी बुक में फोटो दिया होगा, आप देख सकते हो। मेरे पास कलर फोटो है ना, मैं खींचने गया था ना वहां पे, है ना। ठीक है चलो, ठीक है। अब क्या था, अब देखो, और अब यहाँ पे क्या था, जर्मनी ऑल्सो साइन, जर्मनी ने और एग्रीमेंट किया था किसके साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ, जिसको आज के दिन में इन विच टर्की प्रॉमिस टू कम टू एट रसिया अटैक आइदर जर्मनी और ऑस्ट्रिया। मतलब जर्मनी जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं। समझे क्या बोला मैंने क्या बोला, जर्मनी ऑटोमन एम्पायर से भी वो समझौता कर रखा था, उसके साथ भी एक ट्रीटी साइन कर रखा था कि अगर कभी लड़ाई हुआ तो ये भी, रसिया का अटैक हुआ तो तुरंत ये क्या करेगा, अटैक कर देगा उस पर। ठीक है, रसिया इंटर इंटू एग्रीमेंट विद सर्बिया के साथ एग्रीमेंट किया था रसिया वाला। क्या किया था, उसने किया था कि अगर सर्बिया के साथ कुछ हुआ तो ये उस पर हमला कर देगा। ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो सभी के सभी क्या थे कि एक दूसरे के साथ अगर अलग अलग समझौता कर रखे थे। आप इसे देख सकते हो, अलग अलग समझौता कर रखे थे, समझौते के तहत एक दूसरे को मारने के लिए बस इन लोग सब आतुर थे, सब मारने के लिए थे। अब इसमें एग्जाम में एक सवाल आता है, ये सवाल पहले आ चुका है, ये क्या था, अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रिज्म, मिलिट्रिज्म, है ना। अल्ट्रा नेश, देखो एक होता है राष्ट्रवादी नेशनलिज्म, ठीक है, एक होता है अल्ट्रा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भारत से प्यार है और मैं भारत के सभी सम्मान करता हूं, ये हम बात करते हैं। लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या, अल्ट्रा नेशनलिज्म जो होते हैं, जो बहुत अपने देश के प्रति सब कुछ करने को रेडी होते हैं, मतलब जो कुछ है, देश के अलावा कुछ नहीं है। अति राष्ट्रवादिता बोलते हैं इसको, अति राष्ट्रीयता बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ था, यहां पे प्रॉब्लम क्या होता चला गया था, प्रॉब्लम ये हो गया था कि राष्ट्र अलग, अब सब अपना अपना राष्ट्र को अलग अलग करने की डिमांड कर रहे थे। कैसे डिमांड कर रहे थे, ये कहते थे कि भाषा के आधार पर देश को अलग अलग करो। मतलब यहां अगर बात करने वाले हिंदी भाषी लोग हैं तो उनको अलग करो, उर्दू भाषी है तो उनको अलग करो। तो भाषा के आधार पर लोग देश को अपना अलग करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती थी कि दो देश है, मानो कि दूसरे देश में भी पहले देश वाले बोलने के लोग हैं, भाषा बोलने वाले हैं, यहां भी उस देश के बोलने वाले लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं। ऐसा ही हुआ था, क्या हुआ था, देयर वॉज ए वन प्रॉब्लम इन स्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक स्टेट। ऐसा ही हुआ था कि लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, शुरू से रहा है। ऐसा ही भारत में भी श्री पोट्टी रामल्लू जी, इन्होंने आंदोलन किया था, इन्होंने भी आंदोलन, पहला आंदोलन किया था इन्होंने कि भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनाने की मांग की थी, जिनके मांग पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। पोट्टी रामल्लू जी भी भूख हड़ताल में बैठे थे, जिस तरह से अभी आज सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, वो तो खैर इस्तीफा के लिए बैठे थे, ये जेन्युइन मांग के लिए बैठे थे। ये बैठे थे कि भाषा के आधार पर हमारा अलग होना चाहिए ताकि उस प्रदेश का विकास हो सके। आज हम भी छत्तीसगढ़ वासी अलग हुए हैं, भाषा के आधार पर हुए हैं, लेकिन आज तक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, अनुसूची 5 में कहीं जगह नहीं मिल पाई है इसको, है ना। हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि कभी ना कभी भाषा का दर्जा मिलेगा, अभी तक छत्तीसगढ़ी बोली के रूप में ही है ना, ठीक है। तो भाषा के आधार पर मांग करने वाले भारत के पहले नागरिक जो रहे हैं, जिसका नाम है श्री पोट्टी रामल्लू जी, जिनका देहांत हो गया था, और देहांत के बाद ही उस समय की जो सरकार थी वो सरकार होश में आई और सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया, ठीक है, समझे आप लोग। तो ये प्रॉब्लम यहां पे होता था, ठीक है।
ये तो बताया कि प्रॉब्लम फैक्ट दैट रीजन हैड आल्सो मेनी पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक साथ अलग अलग भाषा लोग बोलते थे। ठीक है, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर इन लोग जो थे, ये पूरा जो ये क्या था, यहां पे सब पॉलिटिकल वो ट्रिब्यूनल्स फैलने लगा, बहुत सारा टेंशन होने लगा, अलग अलग पीस अलग करो। तो इन लोग क्या मानते थे कि डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इन पे बिलीव करते थे। इसका मतलब क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सोशल डार्विनिज्म। ये क्या था, डार्विन की थ्योरी क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल डार्विनिज्म। इसका मतलब क्या था, जो भी शक्तिशाली देश होगा वही राज करेगा, जो भी कमजोर देश होगा उस पर, जो कमजोर प्रदेश होगा उस कमजोर प्रदेश पर आक्रमण करना है, और आक्रमण करने के बाद क्या होगा, वो होगा। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच इसेंशियली मेंट दैट ओनली द फिटेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल नेशन वुड सर्वाइव एंड प्रोग्रेस। They saw struggle as natural law of life and development. Many nations begins to believe that their natural right to rule over weaker nation because their culture was superior. They did not consider it unethical, मतलब इसको गलत भी नहीं मानते थे, ठीक है, to use armed force to achieve their ends, even going to the extent of justifying जेनोसाइड्स। मतलब ये चाहते थे कि जो भी कमजोर प्रदेश है उस पर आक्रमण करो और उस पर राज करो, इसी को सब मानते थे यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या था, आप इसको देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार क्या लिखा है, पढ़ लिए। अरे न्यूज़पेपर था पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ने बोला तुम लोग को मैं। ठीक है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, रोल ऑफ, अरे रोल मतलब रोल का रोल वाला न्यूज़पेपर नहीं है, रोल मतलब उसकी क्या सहभागिता थी, ये बात कर रहा हूं मैं कि न्यूज़पेपर का क्या रोल था। देखो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो हमारे जो पत्रकारिता है, इसको आज भी हम कहा जाता है, कहते हैं कि चौथा स्तंभ है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पालिका और व्यवस्थापिका, और चौथा स्तंभ को बोला जाता है किसको, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब तक कि यह पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता हो, यह कहलाता है क्या, आपका चौथा स्तंभ कहलाता है। लेकिन पत्रकारिता अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं न्यूज़पेपर का रोल क्या था उस समय, क्या था। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी न्यूज़पेपर कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो बताया मैंने आपको, अति राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते थे। फिर क्या था, व्हेन ब्रिटिश न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ कैसियर विलियम टू, द जर्मन्स बेगन सीइंग ब्रिटेन एज देयर एनिमी। मतलब जर्मनी वाले क्या दिखाते थे, देखो हम जो पढ़ते हैं ना वही हमको समझ में आता है। और आज हम बात कर रहे हैं, आज अगर बात करें न्यूज़पेपर और मीडिया के बारे में बात करूंगा आपको मैं, तो आज देखिए, आज सोनम वांगचुक, मैं बार बार ये रिपीट करूं क्योंकि करेंट मुद्दा है, लेटेस्ट मुद्दा है, धरने पे बैठे हुए हैं। आपको वही समझ में आ रहा है जो न्यूज़पेपर और मीडिया आपको दिखा रही है, लेकिन आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जिसके पीछे की कहानियां हैं। पीछे कहानी और भी कुछ हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आ रहा है और हम समझना भी नहीं चाह रहे हैं उसको, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जर्मनी वालों को, जर्मनी वाले क्या बताते थे कि ब्रिटेन वाला दुश्मन है, ब्रिटेन दुश्मन है। हम न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हैं, रोज अगर मैं किसी बात को बोलूं तो आप भी उस चीज को मानना स्वीकार कर लोगे, और ऐसा होता भी है। आप कभी प्रयास करना, इसको आपको प्रयास करना। मैं बताता हूं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं आपको मैं। अगर आपको याद कुछ चीज पाना है, अचीव करना है, आप सबने सुना होगा ये कुछ मैनिफेस्टेशन, नाम सुना होगा आपने। आप किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसको पूरे दिल से चाहते हैं, पूरे मन से चाहते हैं, आप उस पे उसी को खोकर रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, आपको चीजें कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। अरे वो मूवी था ना, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें क्या बोला था शाहरुख खान, अगर तुम किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुड़ जाती है। एग्जैक्टली ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। अगर आप किसी चीज को, जैसे शुरू शुरू में होता है ना, खाली फोन नंबर मांगे, बात किए, ये मोड़ हो जाए, ये मैं लगे एक तब भी हाँ करूँ ऐसे बोल के, है ना, पूरे दिल से चाहोगे तो मिलेगा, लेकिन अगर टाइम पास में रहेगा तो नहीं मिलेगा भाई, है ना। अब खैर ये सब टाइम पास नहीं, पढ़ाई लिखाई करो चुपचाप,
जरूरी पढ़ाई लिखाई करना है ना। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो रब ने बनाई जोड़ी में ऐसा बोले थे, समझो इस चीज को, ठीक है। पढ़ना लिखना ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार क्या था, ये सर्बिया और ऑस्ट्रिया न्यूज़पेपर जो था क्या, पब्लिश इंफ्लेमेटरी आर्टिकल फॉलोइंग द एसेनेशन ऑफ आर्केड्यूक, क्रिएटिंग मेलिस एंड डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू नेशन। सर्बिया ऑस्ट्रिया अलग अलग छाप रहे थे अपने के बारे में। अल्ट्रा नेशनलिज्म लीड टू द राइज ऑफ मिलिट्रिज्म, मतलब अति राष्ट्रीयता मिलिट्रीता को आगे बढ़ाती है, सैनिक को बढ़ाती है। शायद ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में होता था, वहां भी पहले वो था, क्या बोलते हैं, शासन किसका था, मिलिट्री वालों का शासन होता था वहां पे, है ना। तो यही था। देखो एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है इसमें, ऑटोक्रेटिक regimes are thus strength, मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, आपको पढ़ने को मजा आई है। अब देखो पढ़ा हुआ है, निरंकुश शासन तानाशाही मजबूत होते हैं और ऐसा तब भी होता है जब लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो। बहुत ही सही लाइन लिखी हुई है, समझने वालों के लिए बहुत कुछ बात हो गया है, ठीक है। क्या लिखा है, निरंकुश शासन तानाशाही मजबूत होते हैं और ऐसा तब भी होता है जब लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो। Autocratic regimes are thus strength ended even as democracy is weakened, ठीक है, समझे। अब क्या था, अब देखो, वॉर 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 वॉर, सब जगह लड़ाई लड़ाई चल रहा था। न्यूज़पेपर ही भड़का रहे थे, न्यूज़पेपर बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, वो दुश्मन है, ब्रिटेन दुश्मन है, जर्मनी दुश्मन है, वहां के न्यूज़पेपर में अलग छप रहा है, यहाँ के में अलग छप रहा है, यहाँ उसको दुश्मन बता रहे हैं, वहां दुश्मन बता रहे हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान दुश्मन बताते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया दुश्मन बताते हैं, क्योंकि अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं। अगर मैं किसी को अपनी कहानी बताऊंगा तो मैं अपना हीरो होऊंगा, कोई और अपनी कहानी बताएगा वो वहां पे हीरो होता है। अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं, लेकिन बात क्या होती है, जो दमदार होता है, जो बहादुर होता है, वो क्या बोलता है, अगर तुझ में दम है प्रूफ करके दिखा, है ना। समझ गए समझने वाले, ठीक है। अब क्या था, अब क्या हुआ था कि लड़ाइयां बहुत लड़ी जा रही थी, लोग इससे लड़ाई से बहुत परेशान हो चुके थे। तो इसी के बीच में एंटी वॉर सेंटिमेंट, वहां पर एंटी वॉर सेंटिमेंट जो था वो फैलते गया। क्या था एंटी वॉर सेंटिमेंट, मतलब भाई शांतिपूर्वक रहो यार, शांत रहो। तो ये क्या था, एंटी वॉर सेंटिमेंट वेयर स्लोली gaining ground, especially within the labor movement and the women's right movement. This movement opposed war. They pointed out that war suited the design of ruling governments but did not benefit the people. मतलब ये बोला कि लड़ाइयां हमेशा सरकारों के लिए, सरकार को अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए की जाती है, इसके पब्लिक का कभी भी इससे फायदा नहीं होता, ऐसा बताया गया था, ठीक है। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई थी, बहुत सारे लोग इसमें बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या था, वाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या क्या बताया था आपको। अभी आपने सब चीज पढ़ रखा है, मैंने आपको पूरा, इससे पहले जो कहानियां थी मैंने सब आपको समझा रखा है। इसमें देखो, इसमें फोटो में क्या दिखा रहा है, थ्रोन योर सिल्वर इनटू बुलेट्स एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब आप अपने पैसे दो, उससे बुलेट खरीदो। अल्टरनेशनलिज्म बताया ना आपको मैंने, अल्टरनेशनलिज्म, अल्टरनेशनलिज्म मतलब मिलिट्री शासन को बढ़ावा देना, और मिलिट्री शासन को बढ़ावा देना मतलब देश में शासन व्यवस्था कम और मारकाट, हमले, लड़ाइयां ज्यादा, यही बता रहा है ये अल्टरनेशनल एंड मिलिट्रिज्म। Many nations signed secret treaties with each other, but a minor clash between two nations soon escalated into a world war as the treaty signatory sprang on each other's defense। बताया था भी आपको कि छोटा सा बल्ला लड़ाई था, बात छोटी सी थी, तत्कालिक कारण, आर्केड्यूक वाला, है ना। ये समझ में आया कि आपके पैसे को दो और क्या लो, बुलेट्स खरीदो। अब आपको कुछ डेट याद रखने होंगे, आपको कुछ डेट याद रखने होंगे। क्या डेट याद रखने होंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला काम यहां पे जो नहीं लिखा है मैं लिख दूं, जून 28 1914। इस दिन क्या हुआ था, जून 1914 को क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था जी,
क्या हुआ था, इसी दिन आर्किड्यूक को मारा गया था, एसिनेट किया गया था। फिर क्या हुआ था, एक महीने बाद 28 जुलाई को 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी लॉन्च एन अटैक ऑन सर्बिया। एक महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जो क्या किए थे, सर्बिया पे अटैक किए थे। रशिया रश टू सर्बिया एड एंड अटैक्ड ऑस्ट्रिया व्हाइल फ्रांस अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर रशिया। 28 जुलाई को ही। अगस्त को क्या किया, जर्मनी डिक्लेयर वॉर, जर्मनी डिक्लेयर कर दिया वॉर किस पे, रशिया पे। 3 अगस्त को क्या हुआ, जर्मनी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, सबको जर्मनी जर्मनी। 4 अगस्त को क्या हुआ, ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी। 23 अगस्त को क्या हुआ, जापान अनाउंस इट्स डिसीजन टू अपोज जर्मनी। अक्टूबर को क्या हुआ, टर्की ज्वाइन द वॉर बाय बॉम्बिंग रशियन पोर्ट्स। इटली वॉज 1915 क्या हुआ, इटली वॉज इनिशियली इन द जर्मन अलायंस, इटली में शुरू पड़े थे, अलायंस जर्मनी के साथ था, लेकिन क्या करेगा, गद्दारी कर देगा, क्या कर देगा, बट ज्वाइन ब्रिटेन आफ्टर साइनिंग अ सीक्रेट ट्रीटी इन अप्रैल 1915। कुछ दिन नहीं हो पाया, कमजोर देखा नहीं कि भाग गया। दोस्त क्या होते हैं, दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। दोस्त क्या होते हैं, दोस्त मुसीबत में साथ देते हैं। ऐसा नहीं, वो एक कहावत सुनिएगी ना आपने कि जब जब तेरा खून गिरेगा तब तब मेरा पसीना गिरेगा, जहां तेरी जान जाएगी वहां से मैं भाग जाऊंगा। ये ऐसा ही किया इटली वाला, ये इटली वाला ऐसा ही किया, जहां तेरी जान जाएगी वहां से मैं भाग जाऊंगा। ऐसा क्या, ऐसा दोस्त नहीं होता भाई। दोस्त वो होता है ना, दोस्ती वो होती ना जो सदियों तक चलती रहे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस की तरह, LIC लाइफ इंश्योरेंस की तरह ये दोस्ती होती है। ये दोस्त थोड़ी ना कि ये लड़ाई पहले मैं तो संग भाई, मतलब क्या हुआ कि 2 दोस्त जा रहे हैं, कि 2 दोस्त गए और बोले कि मैं तो संग भाई, तू टेंशन मत, मैं तेरे साथ हूं भाई, तू टेंशन ना ले। जहां मार हुआ पट से पलटे और भागे वहां से, भाड़ में जाए अपने को क्या करना बोल के, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोस्ती तोड़ दिया है इटली वाला। ठीक है, क्या हो गया, मिल गया किसके साथ, ब्रिटेन के साथ मिल गया ये इटली वाला। ठीक है, फिर क्या किया, अमेरिका वॉज इनिशियली न्यूट्रल। अमेरिका कोई मतलब नहीं था इसको, वो धंधा पानी कर रहा था, अमेरिका को सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, मैं बिजनेस वाला भाई, मैं धंधा पानी करूंगा बोल के। क्या क्या, इट हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस, विद द कंपनीज प्रॉफिटिंग बाय सेलिंग फूड एंड, बंदूक वालों बेचते थे सभी देशों को। क्या किया था, इट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट बाय एक्सटेंडिंग द वॉर लोन। मतलब अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका ना मेरे टाइप था, बनिया आदमी है ना। ये क्या कहता था, तेरे को पैसा चाहिए, हाँ लोन ले ले मेरे से, कर्जा ब्याज ब्याज पैसा देता था। तेरे को पैसा चाहिए, हाँ पैसा ले ले। बंदूक चाहिए, हाँ लेना भाई। तेरे को चाहिए, हाँ तू भी ले। अरे भाई वो वाला अभी मैं लेटेस्ट बंदूक लाया ना, उसको दिया हूँ, तेरे को चाहिए क्या, अबे तेरे को मारेगा कैसे करेगा, इसलिए तू बंदूक ले ले, है ना। खाना वाना चाहिए, हाँ खाना में भेजूंगा तुम लोग को। तो अमेरिका पूरा पूरा क्या कर रहा था, अमेरिका सिर्फ बिजनेस कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। असला बारूद, बंदूक, गोला बारूद, खाना, पैसा, जिसको जो चाहिए वो दे रहा था, वो पैसा कमा रहा था। आगे पढ़ोगे इसका पूरा क्या क्या कारण बनते गया। अमेरिका क्या कर रहा था, पैसा कमा रहा था। ठीक है, अब क्या था, जर्मनी क्या था, जर्मनी यूज इज पावरफुल नेवल फ्लीट टू डिस्टर्ब ब्रिटेन एंड फ्रांस कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज सेवरली अफेक्टिंग देयर ट्रेड एंड, ये सब क्या करते चले गए, ये जर्मनी ना परेशान करते चला गया अमेरिका को। जर्मनी क्या बोलते चला गया, जर्मनी यूज इट्स पावरफुल नेवल फ्लीट, ब्रिटेन को वो करने के लिए, ठीक है, और दूसरे देशों को करने के लिए, ठीक है। यूएसए फ्रॉम कमिंग टू द एड, जर्मनी सबमरीन, जर्मनी का सबमरीन क्या किया, ऑल्सो बिगिन अटैकिंग अमेरिकन शिप्स कैरिंग गुड्स टू ब्रिटेन। मतलब जर्मनी क्या कर रहा था, अमेरिका जो सामान लेके जा रहा था किसके तरफ, गुड्स जो लेके जा रहा था ब्रिटेन की तरफ, उसको मार दिया। Among them was an American passenger ship, उसको ही मार दिया, which sank all its crew and passengers, सब डूब के मर गए। This acts emerged अमेरिका, अमेरिका बोला कि यार तू बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, मैं तेरे को वहां पे धंधा पानी कर, तू मेरे को क्या परेशान कर रहा है। अब बोलता है लीडिंग द डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, कब, ऑन अप्रैल 6, 1917, अंतिम में, है ना।
इन दिस वे ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर ड्रॉन इनटू द वॉर। इसी तरह लगभग सभी देश, सभी कॉन्टिनेंट्स क्या आ गए, वॉर में आ गए, शामिल हो गए। अब क्या था, जब वॉर शामिल हुआ, ठीक है, फिर अमेरिका डिक्लेयर करेगा, अमेरिका लड़ेगा, अमेरिका बंदूक गोला गिराएगा, हमला करेगा, जर्मनी पे बहुत परेशान करेगा। जर्मनी को सब लगभग घेर लिए थे, ब्रिटेन मार रहा था, फ्रांस वाले मार रहे, सब उसको, इटली भी उसके साथ था, गद्दारी कर दिया, अलग हो गया, वो भी जर्मनी पर अटैक करा, सब मिलके गोल घेर के जर्मनी को मार पीट रहे थे, है ना। तो मार पीट रहे थे सबको। इसी बीच में क्या हुआ कि अमेरिका जब बीच में लड़ाई में आया और 1917 में लड़ाई ज्वाइन किया और कुछ दिन लड़ा होगा, क्या किया, अमेरिका डिक्लेयरिंग एन एंड ऑफ वॉर ऑन नवंबर 11 1918। 1918 11 नवंबर को अमेरिका ने क्या बोला कि अब मैं युद्ध समाप्ति की घोषणा करता हूं। क्यों किया, अब सब लड़ झगड़ रहे थे, अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर किया, जर्मनी बोला कि ठीक है भाई, सब देश क्या हुए, उसको मार डाले इसको। तो क्या लिखा देखो, बिगिनिंग द वॉर जर्मनी वॉज, शुरू में जब लड़ाई जब चालू हुआ था उस समय जर्मनी क्या था, फ्रंट फुट पे था, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई जब बढ़ते चला गया तो क्या होता चला गया, सब उसको फ्रांस ब्रिटेन सब मिलकर मारना चालू कर दिए। अब जर्मनी क्या किया, इन इस रशिया फेस डिफीट, मतलब रशिया शुरू में हार गया था, फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई जब चालू होते चला गया, जर्मनी विड्रॉ रशिया फ्रॉम द वॉर। क्या लिखा, ये क्या लिखा, आफ्टर विच द रिवोल्यूटिंग गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद जर्मनी टू विड्रॉ रशिया फ्रॉम द वॉर। लड़ाई को धीरे धीरे खत्म करने के लिए इन लोगों ने प्रयास करते चले गए। अमेरिका ने क्या किया, 1918 को लड़ाई खत्म किया। उस समय देखो इनकी हालत कैसी थी, हालत कैसी हो गई थी इनकी, ये ऐसे लड़ते थे। अगर इसको इसमें देखें, रियलिस्टिक पिक्चर में देखें तो ये ऐसी कीचड़ विचड़, पैर गीला है, ये सब मर रहे हैं ऐसे गड्ढा वड्ढा में करके, बहुत ज्यादा इन लोग परेशान हो, मतलब नुकसान हुआ था। अराउंड 80 लाख सोल्जर्स वर किल्ड व्हाइल 2 करोड़ सोल्जर्स वर इंजर्ड, many of them dying because of the hardship of the war. The nation who fought the war collectively spent कितना 4,000 करोड़ यूरो का उनको वो आया। डिस्टर्बिंग वॉर इकोनॉमिक्स, इट टुक मेनी इयर्स टू दिस कंट्री टू गेट देयर इकोनॉमिक बैक। अब सब लड़ लेंगे, सब के सब लड़ेंगे, इतनी नुकसान होगा तो कहाँ से पैसा सब इकट्ठा कर पाएंगे। कितने सारे सैनिक मरे, बहुत सारे सैनिक मरे, बहुत सारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा, है ना, ठीक है। तो ये वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, न्यू टेक्निक यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 में नए नए टेक्निक्स का यूज किया गया। क्या टेक्निक यूज किया गया, ठीक है, क्या यूज किया गया, मशीन गन यूज किया गया, है ना, कैनियन यूज किया गया, टैंक यूज किया गया, सबमरीन, पॉइजन गैस, रेलवे ट्रेन, एयरप्लेन, बहुत सारे यूज हुए इसमें, बहुत सारे। ये नया उस समय उन लोग तोप बनाए थे, इसका यूज करते थे उन लोग, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारी चीजों का यूज किए। ये सब एग्जाम में आया था, नोट डाउन कीजिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट एग्जाम में आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स से कैरी करता है, 2 to 3 मार्क्स से कैरी करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से नए टेक्निक्स का यूज किया गया था। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, हाउ वॉज द वॉर अफेक्टेड द पीपुल। देखो मैं पहले बताया कि वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, जब जब लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तब तब नुकसान होता है, तब तब परेशानियां झेलनी पड़ती है। एक देश को नहीं, लगभग सभी देश के सभी नागरिकों को, लोग तो लड़ लेते हैं लेकिन परेशानियां वो झेलनी पड़ती है ना। क्या होता तो देखो इसमें साफ साफ झलक रहा है, सब टूटा फूटा सब। अभी देखो यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन रशिया लड़ रहे थे, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, है ना। सब सब अपने पावर के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, ईट लेस ब्रेड, कम खाओ, सेव द वीट, हेल्प द फ्लीट, मतलब उनको वॉर फ्रंट पे सपोर्ट करो, जो लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करो, कम खाओ, उनके लिए पैसा बचाओ, उनके लिए दो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिला था, ठीक है। क्या क्या देखने को मिला था, चलो हम बात करते, एक एक करके बात करते जाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, जब वर्ल्ड वॉर 1 चला था, कब, 1914 से 1918, 1914 टू 1918 तक ये चला था। क्या क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ पीपल डाई, बहुत सारे लोग मरे थे, 10 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स किल हो चुके थे, मिलियंस लोग सिविलाइजेशन डेड हो गए थे, फाइट करते, हंगर भूख के कारण मर रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे। मेनी पीपल वेयर इंजर्ड, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, वो इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी एंड विलेजेस, मतलब पूरे सिटी और गांव तबाह हो गए थे। फूड शॉर्टेज, मतलब खाने की कमी हो गई थी, गरीबी बढ़ गई थी, फैमिलीज वेयर ब्रोकन, परिवार टूट रहे थे, बच्चे भूखे हो रहे थे, क्योंकि युद्ध 4 से 4 साल चला है। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग, मतलब महिलाओं को काम करना पड़ा था।
मेंटल ट्रामा, लोग की पीटीएसडी, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब लोग युद्ध से तो आ गए थे लेकिन युद्ध से नहीं आए थे, लोग लड़ाई से बाहर आ गए थे लेकिन लड़ाई से बाहर नहीं आए थे, मतलब उनके दिमाग में अब भी लड़ाई चल रहा था, अब उनके दिमाग में लड़ाई चल रहा था उनके, मतलब वो अब भी नींद में ऐसे ये सब मतलब अलग अलग उन लोग चीज कर रहे थे, मतलब उन लोग दर्द से कराते रहते थे, नुकसान हुआ था, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस हो चुका था, बहुत सारे मेजर एम्पायर कोलैप्स हो चुके थे, जर्मन एम्पायर खत्म और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर खत्म, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, नए कंट्री और बन गए थे, सब बहुत सारी हमको जो देखने को मिला था। ये 4 से 5 नंबर का एक आंसर अगर लिखने के लिए आया तो आप ये लिख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या था, अब आते हैं द वॉर एंड वुमेन। महिलाएं क्या थी, अब महिलाएं धीरे धीरे क्या होती चली गई, महिलाएं अब युद्ध में शामिल होती चली गई, युद्ध में लड़ने के लिए नहीं, लेकिन महिलाएं बहुत बैक साइड सपोर्ट करती हैं, अक्सर महिलाएं सपोर्ट बैक साइड ही करती हैं, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी चीजें आपको पता होगा कि एक हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, अगर पुरुष सफल है तो उसे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको प्यार से रखना, प्यार से खाना खिलाना, उसकी सेवा करना, उसके चीज़ों को जतनना, उसको सपोर्ट करना, मॉरली सपोर्ट करना, सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है ना बैक साइड सपोर्ट, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा ही उस समय वॉर के समय हो रहा था। महिलाएँ क्या कर रही थी? महिलाएँ फैक्ट्रीज़ में काम कर रही थी। देख पा रहे हो फ़ोटो। महिलाएँ बंदूक बना रही हैं, गोला बारूद बना रही हैं। ये महिलाएँ देखो इनके चेहरों पे कैसा दिख रहा है। एक महिला क्या कर रही थी, ये कि प्रोटेस्ट कर रही थी कि राइट टू वोट, अपने अधिकार मांगने के लिए, राइट टू वोट, पहला वोट डालने के अधिकार के लिए, आगे मिलेगा इसको वोट डालने का अधिकार, ये चल रहा था, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब देखो ये क्या था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द लाइफ ऑफ वुमेन इन मेनी वेज, किस प्रकार महिलाओं की जिंदगी बदली पहले विश्व युद्ध के समय। क्या लिखा था, वुमेन रिप्लेस्ड मेंस, क्योंकि पुरुष तो लड़ने चले गए, जब पुरुष लड़ने गए हैं तो क्या हुआ, जब पुरुष लड़ने गए हैं तो महिलाएं उनको बैक साइड सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए हथियारों को रेडी करना, खाना बनाना, बहुत सारे खाना, वुमेन उनके काम में जाना, पैसे तो चाहिए घर के लिए ना, वर्क इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में काम कर रही थी, बंदूक बना रही थी वहां पे, गन्स, बुलेट्स, अदर वॉर मटेरियल बना रही थी, हॉस्पिटल में काम कर रही थी, क्योंकि जख्मी लोगों को इलाज कौन करेगा, तो वही इलाज करेंगे, सब पुरुष तो लड़ने चले गए हैं, ठीक है। वर्क इन फार्म्स एंड ऑफिसेज, खेतों में काम करती थी, ऑफिसों में काम करती थी। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, मतलब वो अर्न देयर ओन इनकम, खुद से पैसे कमा रही थी। वुमेन्स राइट, इन उनके अधिकार बढ़ते जा रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन impact of war on women, get employment opportunities, become financially independent, played an important role in supporting the war, helped changes society, attack towards women, won more political and social right after the war, ठीक है। अब क्या था, अब लड़ाई लड़ी जा चुकी थी, सब के सब परेशान हो चुके थे, अब क्या होगा, अब शांति होगा। शांति के लिए क्या क्या हुआ, पीस ट्रीटी ऑफ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, शांति समझौता होगा। पीस ट्रीटी का मतलब होगा शांति समझौता। ये क्या होता है, ये होता है, बहुत सारे ट्रीटी साइन किया गया, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म, मतलब लास्ट में क्या क्या 1919 में क्या किया गया, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका बहुत बड़ा रोल कॉल है। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है ये आता है आपके एग्जाम में। क्या था, जर्मनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉर, जर्मनी को जबरदस्ती फोर्सफुली कराया गया कि तुम ही इसके जवाबदार हो। इसके लिए क्या, जर्मनी हैड टू पे हैवी कंपनसेशन, ठीक है, बहुत बड़ी उसको कंपनसेशन पे करना था। दे लॉस्ट मेनी टेरिटरीज, बहुत सारे उसकी जो अधिकार में जो छीने गए थे सब खत्म हो गए, कॉलोनीज खत्म हो गई। इट्स आर्मी एंड नेवी वेयर ग्रेटली रिड्यूस, बहुत कम करना पड़ा था उसको। उसके अलावा और भी ये ट्रीटीज है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा इनके बारे में। क्या था, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन करके है, विथ ऑस्ट्रिया, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाज डिसॉल्व, ऑस्ट्रिया लॉस्ट लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ऐसे बहुत सारे जो और भी जो ट्रीटी थी वो साइन होते चला गया। ओटोमन एम्पायर के साथ एक साइन हुआ था ये, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड इन 1920, अब नेशन ग्रुप बनाएगा, क्या करेगा,
इट्स एम वॉज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति समझौता, शांति कायम करना है, सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है, एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, हाउएवर इट फेल टू स्टॉप फ्यूचर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चालू हो गया। अब इसी बीच में क्या था, ये विल्सन वुड्रो नाम का एक राजनेता थे, एक बहुत बड़े अमेरिका के थे। क्या था देखो, पॉपुलर वेव इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल पीस, द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वुड्रो विल्सन। इन्होंने क्या बोला, अनाउंस इज 14 पॉइंट इन जनवरी 1918, क्या बोला, आउटलाइनिंग द प्रिंसिपल फॉर वर्ल्ड पीस इन नेगोशिएटिंग पीस ट्रीटी टू एंड ऑफ वॉर। वुड्रो विल्सन ने क्या बोला, जो लिखा है पढ़ना पड़ेगा, यही है, इसमें नया समझाने के लिए जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। Wilson 14 point stipulated that Germany should return all the territories it had annexed since 1870 and Poland would become a free nation. पोलैंड जो जर्मनी के अधीन था उसको फ्री करो और जितने भी टेरिटरी जर्मनी ने छीन रखे हैं सबको जर्मनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। ऑन रशिया ही वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिप्लेस द tyranny of the Khazar, of respected the freedom of the Russian people to choose their own form of government, अपने तरह से सरकार बना सकते हैं। आगे पढ़ोगे रशियन रिवॉल्यूशन इसी के बीच में पढ़ेगा, बताऊंगा इसको पूरी कहानी आपको क्या होगा। He did not hold any particular nation responsible for the outbreak of the war, so he felt that, ये लिखा हुआ देखो आप पढ़ सकते हो, मतलब जर्मनी को पूरा पूरा दोषी ठहरा दिया गया, जर्मनी को अपने सैनिक कम करने पड़ेंगे, सब जर्मनी को पूरा दोषी ठहरा दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है, each victorious country had its own vision and diplomatic needs. France, which suffered the most damages in the conflict, बहुत सारा उसको फ्रांस को हानि हुआ था, held Germany is responsible for the war and wanted to Germans to pay, क्या लिखा है, वॉरपेरेशन, मतलब जो युद्ध के बाद जो हानि होती है वो बोलते हैं। दस इफेक्टिवली क्रिपलिंग जर्मनी इकोनॉमी सो दैट इट कुड नेवर रिकवर टू वेज अनदर वॉर, दोबारा हमला मत कर सके, दोबारा और लड़ाई मत लड़ सके। वांटेड जर्मनी टू रिटर्न द फ्रांस टेरिटरी इट सीज इन 1870, 1871 से जो फ्रांस की कुछ टेरिटरी जो अपने कब्जे में रखा था सबको अलग करना पड़ेगा, उनके जो मिनरल्स माइंस को जो रखे थे सब अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जर्मनी को ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। देखो इसमें क्या चीजें लिखी हुई, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुआ ना, आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको, मैं जो लिखा हुआ है पूरा सारांश बताता हूं क्या हुआ था, सुनो आप पढ़ सकते हो। जर्मनी को क्या करना पड़ा, जर्मनी को सबके सब दोषी ठहरा दिए, देखो लिखा भी हुआ है। जर्मनी क्या हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइली, ब्रिटेन फ्रांस एंड अमेरिका साइन दिस पीस एग्रीमेंट विथ जर्मनी ऑन कब, 28 जून 1929, 28 जून को शुरू हुआ था कहानी, वो 28 जून को फिर हो गया था। एग्जैक्ट 14, 15, 16, 17, 18, 4 साल लग गया था उसको, 15 शुरू हुआ था, 14 शुरू हुआ था तो 15, 16, 17, 18 4 साल लगा था। 28 जून को ट्रीटी साइन किए, जबकि जर्मनी को पूछा नहीं किया साइन करोगे नहीं करोगे, देखो लिखा हुआ है, ही कंटेन मेनी टर्म्स वेयर अनएक्सेप्टेबल जर्मनी बट द थ्री कंट्रीज threatened to mount a joint attack on Germany if he did not accept this condition. A helpless Germany was thus forced to sign the treaty. मतलब मजबूर कर दिया गया साइन करने के लिए। Thus it took its main terms exactly 5 years after the assassination of Archduke. एग्जैक्ट 5 साल बाद, है ना। क्या क्या किया, जर्मनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जर्मनी वाज फोर्स टू एक्सेप्ट, मतलब जर्मनी को बाध्य किया गया, भाई तेरे को मानना पड़ेगा, गलती तेरे कारण हुई है और गलती तेरे कारण हुई तो तेरे को सजा भुगतना पड़ेगा। बोला गया जर्मनी को जबरदस्ती, उनकी पे जर्मनी पे हैवी कंपनसेशन लगा दिया गया। कितना लगाया गया, शुरू में लगाया गया उसके पास कितना, 66,000 लाख यूरो का उस पर लगाया गया, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। जर्मनी बोला जर्मनी सबको पे करेगा बोल के। फिर क्या था, फिर धीरे से बाद में उसको कम किया गया, 20,000 लाख किया गया उसको। फिर क्या था, लॉस ऑफ ट्रीटी, जर्मनी का लगभग 13% अपने जमीन को वो खो चुका था। ठीक है, और क्या था, आर्मी रिड्यूस करना है उसको, 1 लाख सोल्जर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है,
और क्या था, नॉट अलाउड टू कीप सोल्जर ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट इन द, नहीं रख सकता वो अपने पास, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, तो जर्मनी को कुल मिला के बहुत परेशान किया गया, जर्मनी नहीं रख सकता था, उसको मजबूरन करना का 66 लाख हीरो का